रसोई में हलचल मची हुई थी। रमा देवी रसोई के बाहर से चिल्लाई, आरती, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? आरती घबराई घबराई रसोई में भाग दौड़ कर रही थी। जी माँ जी, बस चाय छान कर ला रही हूँ। लेकिन जैसे ही वह चाय छानने लगी, भगोना उसके हाथ से छूट गया और सारी चाय जमीन पर फैल गई। रमा रसोई में आकर गुस्से से आरती को घूरने लगी। हे भगवान, सुबह सुबह यह क्या कर दिया? ये चाय पत्ती तो तुम्हारे जीजा जी अमेरिका से लाए थे, अब सब बर्बाद हो गई। तुम्हारे गरीब मायके वाले भरेंगे इसके पैसे, या फिर उन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है? आरती शर्म से सिर झुका लेती है। माँ जी, माफ कर दीजिए। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें सिवाय मुसीबत के कुछ नहीं सिखाया। हर बार कुछ ना कुछ कर देती हो, अब जाकर फिर से चाय बनाओ। ये कहानी है आरती की, जो एक गरीब परिवार से आई है। उसे ससुराल में हर दिन तानों का सामना करना पड़ता है। क्या आरती अपनी चुप्पी तोड़ेगी या फिर हालात को अपनी मेहनत और समझदारी से बदलेगी? कुछ दिनों बाद रमा की बेटी कविता मायके आती है। कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी ने जीना हराम कर रखा है। खैर, तू बता, तू कैसी है? मैं बढ़िया हूँ। ये देखो, सासू माँ ने आपके लिए कश्मीर से ये शॉल भेजा है। वह कह रही थी कि मेरी माँ के लिए कुछ खास होना चाहिए। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत ध्यान रखती है मेरा। शुक्रिया कहना। आरती चुपचाप यह सब देख रही थी। दीदी, आप लोग अभी कुछ महीने पहले ही शिमला गए थे, अब इतनी जल्दी कश्मीर भी? तो क्या हुआ? जब पैसा हो तो सब मुमकिन है। हमारा मायका तुम्हारे जैसे गरीब घर का नहीं है कि हर चीज के लिए समझौता करना पड़े। रमा और कविता दोनों हंसने लगीं। आरती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल पर चोट गहरी थी। रात के खाने के दौरान आरती ने खाना देर से परोसा। इतनी देर क्यों लगाई? लगता है तुम्हारे गरीब मायके में समय पर खाना बनाना सिखाया ही नहीं गया। माँ, इसे देखकर लगता है कि इसे बड़ी रसोई देखकर चक्कर आ गया होगा। इसके गरीब मायके में तो ऐसी रसोई होती भी नहीं होगी। आरती ये सब सुनती रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। आरती ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह ऐसे तानों का जवाब देगी। एक दिन रमा का मोबाइल गिरकर टूट गया। आरती, अपने पति से कहकर इसे बनवा देना। माँ जी, ये आप अपने बेटे से कहें। मेरे मायके वाले इतने अमीर नहीं हैं कि सब कुछ संभाल सकें। आप ही कहती हैं कि चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। रमा को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद आरती के माता पिता उससे मिलने ससुराल आते हैं। रमा उन्हें देखते ही, अरे, यहाँ बैठने के लिए जमीन है, वहाँ बैठ जाइए। आरती के माता पिता चुपचाप जमीन पर बैठ गए। जब आरती वहाँ पहुँची तो यह देखकर हैरान रह गई। माँ, पापा, आप यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हैं? उठिए, मेरे कमरे में चलिए। बेटी, कुछ नहीं, बस तुझसे मिलने आई थी। तू खुश है ना? हाँ बिटिया, हमें बस तुझे देखना था। आरती ने अपने माता पिता को समझाया और उनके जाने के बाद रमा से बात करने का फैसला किया। रात को जब सब खाने के बाद आराम कर रहे थे, आरती रमा के पास पहुंची। माँ जी, आपने मेरे माता पिता को जमीन पर बैठने को क्यों कहा? क्या उनका सम्मान करना आपका फर्ज नहीं है? तुम्हारे माता पिता को सम्मान देने का मन नहीं होता, उनके पास है ही क्या? लेकिन वे मेरे माता पिता हैं। जिस दिन कोई मेरे माता पिता का अपमान करेगा, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब से ऐसी हरकतें बंद करें। एक दिन रमा के रिश्तेदार उनके घर आए। आरती ने उनके लिए कुछ ऐसा परोसा जो खराब हो चुका था। दीदी, ये क्या? खाने में से तो बदबू आ रही है। दीदी, तुम्हारी बहू तो बहुत बदतमीज है। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। यह सुनकर रमा को एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है। रमा ने आरती से माफी मांगी। आरती, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब से मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी ताने नहीं मारूंगी। आरती ने भी उन्हें माफ कर दिया।
अब रमा और आरती के रिश्ते में बदलाव आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू की और घर में खुशहाली लौट आई। चंदनपुर गांव में आर्यन अपनी मां कमला और पत्नी पायल के साथ रहता था। पायल एक साधारण परिवार की लड़की थी जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और सादगी से आर्यन का दिल जीत लिया था। लेकिन कमला को पायल पसंद नहीं थी क्योंकि वह शादी में कोई खास दहेज नहीं लाई थी। आर्यन, मुझे लगता है तेरा दूसरा विवाह करवा दूं। क्यों माँ? पायल अच्छी पत्नी है, समझदार है और घर के हर काम में कुशल है। कुशलता से क्या होगा? न दहेज लाई न गहने, और ऊपर से इतनी सीधे मुंह जवाब देती है। पड़ोस की बहू को देख, लाखों का दहेज लाई है और हमारी बहू खाली हाथ आई है। माँ, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं है तो समाज में इज्जत भी नहीं है। और ये पायल, ये हमारी इज्जत बढ़ा नहीं सकती। मैंने सोच लिया है, तेरा दूसरा विवाह करवाऊंगी। पायल, सुना पड़ोस की बहू कितना दहेज लाई है, तुझे शर्म नहीं आती? माँ जी, मेरे घर वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ दिया है। हैसियत? इससे ज्यादा तो भिखारी अपनी बेटियों को देते हैं। पायल ने गहरी सांस ली और चुप रह गई, लेकिन उसके मन में दर्द गहराता गया। सुनिए, माँ जी आपका दूसरा विवाह करवाने की तैयारी कर रही हैं। पायल, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। माँ, पायल बहुत समझदार है, उसे क्यों आप पसंद नहीं करती? ऐसी कौन सी समझदारी है जो मुझे नहीं दिखी? आप खुद उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगर वह पास हो गई तो आपको उसे स्वीकार करना होगा। ठीक है, मैं उसकी परीक्षा लूंगी। अगर वो फेल हुई तो मेरा फैसला रहेगा। कमला पायल को बुलाती है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। पहली परीक्षा है कि कल सुबह तक बगीचे के कुएं को मोतियों से भरना होगा। ठीक है माँ जी, लेकिन कुएं को पहले खाली करवा दीजिए। कमला उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। पायल ने रात भर सूखी डलिया को पानी में डालकर फूलने दिया। माँ जी, देखिए, मैंने कुएं को मोतियों की तरह चमकते पानी से भर दिया। कमला उसकी चतुराई देखकर दंग रह जाती है। दूसरी परीक्षा, बिना पैसे के बाजार जाकर चावल की एक बोरी लेकर आओ। पायल नील गाय को लेकर बाजार जाती है और उसके बाल सींग बेचकर चावल लेकर आती है। ये कैसे किया? माँ जी, मैंने नीलगाय को बेचा नहीं, बस उसके बाल और सींग बेचे। कमला उसकी समझदारी देखकर खामोश हो जाती है। आखिरी परीक्षा, राख से 2.5 हाथ लंबी रस्सी बनाकर लाओ। पायल ने एक रस्सी को जलाकर उसकी राख को सावधानी से थाली में रखा। माँ जी, ये रही आपकी राख की रस्सी। कमला को पायल की बुद्धिमत्ता का एहसास होता है। कमला अंदर से प्रभावित थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। उसी रात उसने पायल को नीचा दिखाने के लिए गांव में जाकर अफवाह फैलाई कि वह परीक्षाओं में असफल हो गई है। अगले दिन जब पायल को इस बात का पता चला तो उसने गांव की पंचायत में अपनी परीक्षा की सच्चाई सबके सामने रखी। गांव वालों ने पायल की सराहना की और कमला को फटकार लगाई। कमला, तुम्हारी बहू तो इस गांव की शान है। दहेज की लालच छोड़ो और उसके गुणों को पहचानो। यह सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पायल को गले लगाते हुए कहा, तू तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है, मुझे माफ कर दे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज का लालच नहीं करना चाहिए और व्यक्ति के गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंजलि एक 18 साल की लड़की जो अपने माता पिता के गुजरने के बाद
चाचा विक्रम और चाची मीना के साथ रह रही है। आज उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन है। मीना जबरदस्ती उसे लाल जोड़े में सजा रही है। अंजलि की आंखों में आंसू हैं। चाची, मैं यह शादी नहीं करूंगी। आप मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बेवकूफ लड़की, यह तेरे भले के लिए है। देवेंद्र से शादी करके तू हमारी इज्जत बचाएगी और हमें पैसे भी मिलेंगे। वो आदमी मेरी उम्र से 3 गुना बड़ा है। आप लोग पैसे के लिए मेरी जिंदगी क्यों बेच रहे हैं? तू कोई रानी नहीं है, ये शादी तय है। और अगर तुझे ऐतराज है तो सड़क पर जाकर भीख मांगने के लिए तैयार हो जा। अंजलि के विरोध को दबाकर उसे मंडप में बैठा दिया जाता है। देख लड़की, ये शादी सिर्फ दिखावा थी। मुझे पत्नी नहीं, एक नौकरानी चाहिए। तेरा काम घर संभालना और हमारा वंश आगे बढ़ाना है। आपने मेरे साथ यह कैसा धोखा किया? मेरे चाचा चाची ने तो मुझे आपकी पत्नी बनाकर भेजा था। चुप कर, अब तू हमारी बात मानेगी, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजलि को पता चलता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। अंजलि ने देवेंद्र के बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा पैदा होते ही उससे छीन लिया गया। अब यह बच्चा हमारा है। तू बस काम कर और भूल जा कि यह तेरा है। अंजलि अपने बच्चे को पाना चाहती है। वह खुद से वादा करती है कि किसी भी हालत में वह इस घर से बाहर निकलेगी। एक दिन जब अंजलि देवेंद्र और मीना की सेवा कर रही थी, उसने टीवी पर एक हेल्पलाइन नंबर देखा। अगर आप घरेलू हिंसा या शोषण का शिकार हो रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल करें, आपकी मदद की जाएगी। अंजलि चुपचाप वो नंबर लिख लेती है। अंजलि ने घर के लैंडलाइन से हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी मीना कमरे में आ गई। तू क्या कर रही है? कहीं पुलिस को बुलाने की कोशिश तो नहीं? नहीं चाची, मैं तो बस। मीना को शक हो जाता है। वह लैंडलाइन को ताले में बंद करवा देती है। मुझे तुझ पर हमेशा से शक था। अब देखती हूँ तू कैसे भागती है। अंजलि समझ जाती है कि अब उसे और चालाकी से कदम उठाने होंगे। अंजलि ने एक और तरीका अपनाया। उसने देवेंद्र के ड्राइवर रामू से मदद मांगी। भैया, मैं जानती हूँ कि आप दिल के अच्छे इंसान हैं। प्लीज यह चिट्ठी इस पते पर पहुँचा दीजिए। मेरी जिंदगी और बच्चे का सवाल है। रामू अंजलि की चिट्ठी रेखा चौधरी तक पहुँचा देता है। अगले दिन रेखा चौधरी पुलिस लेकर देवेंद्र के घर पहुँचती हैं। आपकी नौकरानी कहाँ है? हमें शिकायत मिली है कि आपने उसे घर में बांध कर रखा है। मैडम, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ कोई बंधक नहीं है। पुलिस तलाशी लेती है और स्टोर रूम में अंजलि को घायल हालत में पाती है। मैडम, ये लोग मुझे मारते हैं। उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। रेखा चौधरी ने पुलिस से कहा कि देवेंद्र और मीना को गिरफ्तार किया जाए। तुम्हें क्या लगता है हम इतने बेवकूफ हैं? ये सब प्लान करने में सिर्फ हमारा हाथ नहीं है। अंजलि के चाचा विक्रम भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। उन्होंने ही इसे हमें बेचा था। अंजलि चौंक जाती है। मेरे अपने चाचा ने मेरे साथ ये किया? उन्होंने मुझे बेच दिया? अंजलि को उसका बच्चा वापस मिल जाता है। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अब मैं अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करूंगी। तुमने हिम्मत दिखाई, इसलिए यह सब संभव हो पाया। अब तुम्हें किसी पर भी निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यह कहानी उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। न्याय पाने के लिए हिम्मत और सही कदम उठाना जरूरी है।